Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. बच्चों इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जिसका हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और इस चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अब तक कार्डियक साइकिल तक। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल मैंने आपको मेजर पोर्शन कवर करवा दिया था। अब उसके आगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे छूट गए थे उस दिन कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में, वो हम देख लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए कार्डियक साइकिल में हमने क्या देख लिया था वो एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इस तरीके से हमने बताया था कि हार्ट में होने वाले जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं उन साइक्लिक इवेंट्स को कंप्लीट किया जाता है एक साइकिल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में हमने देखा था कि दो फेजेस आते हैं, वन इज सिस्टोल एंड वन इज डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, अब इन दो फेजेस में तीन इवेंट्स हो रहे थे। फर्स्ट वाज जॉइंट डायस्टोल, जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कैसे थे, रिलैक्स थे। मैं आपके लिए पॉइंट्स लिख देती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट वाला जो फेज अपन ने देखा था दैट वाज जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल हो रहा था 0.4 सेकेंड्स के लिए। हमने कहा था कार्डियक साइकिल का कंप्लीट टाइम पीरियड कितना था बच्चों, 0.8 सेकेंड्स, जिसमें से ये 0.4 सेकेंड के लिए क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। क्या हो रहा था जॉइंट डायस्टोल के समय पर, जॉइंट डायस्टोल में जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल थे, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल दोनों कैसे थे, ओपन, सॉरी नॉट क्लोज। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व दोनों कैसे थे, ओपन। एक और वॉल्व की हमने बात करी थी इसमें, दैट वाज द सेमीलूनर वॉल्व। प्रेजेंट कहाँ था, पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा में। ये वाले वॉल्व जो है ये कैसे थे, क्लोज्ड। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन थे, सेमिलुनर वॉल्व जो है वो क्लोज्ड थे। जिसमें हमने कहा था एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड फ्रीली आ जाता है, वो भी कितना, 70% ब्लड। कितना ब्लड आ रहा है, 70% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में फ्रीली आ रहा था। ठीक, बट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा में नहीं जा सकता था क्योंकि सेमिलुनर वॉल जो है वो क्लोज थे। तो 70% ब्लड एट्रिया का कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। ये कंडीशंस हमने देखी थी जॉइंट डायस्टोल में। बाकी का बचा हुआ हमें 30% ब्लड जो है वो भी लाना है। तो बाकी का बचा हुआ 30% ब्लड कैसे लेकर आएंगे हम, एट्रियल सिस्टोल से। और ये एट्रियल सिस्टोल कितने समय के लिए हो रहा है, 0.1 सेकेंड्स के लिए। कितने समय के लिए हो रहा है ये, 0.1 सेकेंड्स के लिए। और यहाँ पर जो एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, तो यहाँ जो एसए नोड है, एसए नोड विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट करेगा एसए नोड, इट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, या कितनी बार कर सकता है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट होगा तो जो एट्रियाज हैं ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और क्या होगा यहाँ पर, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, है ना। एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से और प्रेशर बढ़ने की वजह से एट्रिया में से ब्लड निचुड़ कर नीचे आ जाएगा। तो कितना परसेंट ब्लड आ गया पूरा वेंट्रिकल्स में, 100% ब्लड जो है वो पूरा एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंच गया। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल के थ्रू कितना पहुंचा है, 30%। रिमेनिंग 30% ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। कहाँ चला गया, ये एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंच गया, रिमेनिंग 30% ऑफ दी ब्लड। क्लियर है, ये हमने देख लिया था। अब उसके बाद में हमने देखा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दूसरे पेज में बता देती हूं मैं ये। वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये कितने समय के लिए हो रहा था, ये हो रहा था 0.3 सेकेंड्स के लिए। इसमें मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल को दो फेजेस में अगर अपन डिवाइड कर लें, एक इनिशियल
और एक हमारा लास्ट वाला फाइनल फेज। ऐसे करके दो पार्ट्स में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना चालू किया, ये नीचे की तरफ में होते हैं वेंट्रिकल्स, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो बताओ वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो बैक फ्लो हो सकता है ब्लड का। ऐसे नीचे से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड एट्रिया में पहुंच सकता है, उसको रोकना है हमें, है ना। तो उसको रोकने के लिए स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या होता है, ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल्व है, कौन से वॉल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों वॉल्व जो है वो हो जाते हैं क्लोज। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इनके क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होता है एंड दैट फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड एज द लब। क्या बोला था हमने, उसको लब कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, अभी तो धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, फिर उसके बाद में धीमे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पर बैक फ्लो तो हो सकता है, और वॉल्व का काम क्या था, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। तो वॉल्व को बंद कर दो, बैक फ्लो यहाँ से जो होने वाला था वो रुक जाएगा। अब वेंट्रिकल पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट्रिकल जो है वो जब अपनी पूरी स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड वेंट्रिकल में से निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स जब पूरा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में। पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा में चला जाएगा। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब वेंट्रिकल ने ताकत तो लगा दी, बहुत ज्यादा ताकत अगर एक साथ लगा देंगे तो वो भी थक जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, वेंट्रिकल्स इस तरीके से ऐसे ओपन होने लग जाएंगे, मतलब रिलैक्सिंग फेज में आने लग जाएंगे। बट इसको आप वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकल का रिलैक्सिंग नहीं बोलोगे। अभी यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है बट वेंट्रिकल धीरे धीरे से अपनी मसल्स को रिलैक्स करने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब वेंट्रिकल्स धीरे धीरे से ओपन होने लग जाएंगे तो वेंट्रिकल्स में जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर कम होने की वजह से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में से ब्लड वापस नीचे आ सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए अब यहाँ पर सेमिलुनर वॉल्व को क्या कर दोगे, आप क्लोज कर दोगे। सेमिलुनर वॉल्व हैज बीन क्लोज्ड, जिसकी वजह से सेकेंड हार्ट साउंड जनरेट होगा एंड दिस सेकेंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड एज द डब। क्या बोला जाएगा सेकेंड हार्ट साउंड को, डब। क्लियर है, ठीक। अब वेंट्रिकल्स में जो सेमिलुनर वॉल्व थे वो भी बंद हो गए हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल्व थे वो भी कैसे हैं, बंद ही है अभी, क्योंकि हमको बैक फ्लो को रोकना था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हार्ट जो है वो धीरे धीरे अपने रिलैक्सिंग फेज में आने लगेगा। मतलब जब सेकेंड हार्ट साउंड आ गया, डब आ गया, तो वेंट्रिकल जो है वो भी क्या हो जाएंगे, अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स पोजीशन में आने लग जाएंगे। तो एट्रिया तो पहले ही रिलैक्स हो गए हैं, वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स होंगे। तो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन जब स्टार्ट होने वाला होगा तब उस समय पर फिर से क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो हो जाएंगे ओपन, ठीक है। तो अगेन जॉइंट डायस्टोल वाला फेज आ जाएगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्यों ओपन हुए, क्योंकि एट्रिया में ब्लड आ गया था और एट्रिया में ब्लड आने की वजह से एट्रिया में धीरे धीरे से प्रेशर इंक्रीज होने लगा था। तो हम यहाँ पर बोल देंगे ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर इन एट्रिया, एट्रिया में क्योंकि प्रेशर बढ़ने लग गया था, विच लीड्स टू opening of tricuspid and bicuspid valve, ठीक है। क्योंकि एट्रिया में प्रेशर बढ़ने लग गया था तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन कर दिए गए हैं। अब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन हो गए, सेमिलुनर वॉल्व जो है वो क्लोज हो गए। तो अब ब्लड वापस से कहाँ आएगा, एट्रिया में, और एट्रिया से फिर 70% ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम पर। अब ये हमने इस तरीके की एक साइकिल बनाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि यहाँ है हमारा कार्डियक साइकिल, इसे हमने डिवाइड किया था 0.8 सेकेंड्स में, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। दिस इज 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5, 6, 7 एंड 0.8 इस तरीके से हमने देख लिया था। ठीक है, जो शेडेड पार्ट है वो शो करेगा सिस्टोल। तो कार्डियक साइकिल जब स्टार्ट हुई तो इसका जो 0.1 सेकेंड था उसमें एट्रिया क्या कर रहे हैं, सिस्टोल। ये अंदर वाला जो सर्कल है ये क्या शो कर रहा है, एट्रिया बता रहा है। ये बाहर वाला जो है ये किसको शो कर रहा है, ये वेंट्रिकल बता रहा है। तो एट्रिया में 0.1 सेकेंड वाला जो हमने मार्क किया है ये क्या है, सिस्टोल है। अब एट्रिया के सिस्टोल होने के बाद ही तो वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे। तो एट्रिया सिस्टोल हो गए, ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, ब्लड वेंट्रिकल में अगर चला जाएगा तो वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। तो वेंट्रिकल 0.2, 0.3 और 0.4 सेकेंड पर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन 1, 2 और 3। क्लियर है, ठीक। अब लब और डब यहां कैसे मार्क करेंगे अपन, देखो हमने पढ़ा है कि लब जो साउंड आ रहा है दैट इज ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट हो रहा है तब यहां पर साउंड आ जाएगा कौन सा, लब। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब खत्म हो रहा है तब यहां पर साउंड आ जाएगा कौन सा, डब। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द लब एंड डब, टाइम डिफरेंस बिटवीन द लब एंड डब इज 0.3 सेकेंड्स। टाइम डिफरेंस बिटवीन लब एंड डब इज 0.3 सेकेंड्स। कितना समय है दोनों के बीच में, 0.3 सेकेंड्स का डिफरेंस है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन दी डब एंड लब, ये डब है और ये इधर लब है। तो ये डब और लब के बीच का टाइम डिफरेंस देखो, ये हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो टाइम डिफरेंस बिटवीन दी डब एंड लब, वो टाइम डिफरेंस कितना होगा, 0.5 सेकेंड्स का। कितना होगा ये टाइम डिफरेंस, 0.5 सेकेंड्स का। और लब और डब के बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा, 0.3 सेकेंड्स का। क्लियर है, तो ये हमने देख लिया द साइक्लिक इवेंट्स ऑकरिंग इन दी हार्ट। और इन साइक्लिक इवेंट्स को, सिक्वेंशियल इवेंट्स को क्या कहा जाता है, कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल में हमें दो और टर्म्स पूछी जाती हैं दैट आर स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। देखो फर्स्ट क्या कहा मैंने, स्ट्रोक वॉल्यूम, एसवी। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, the amount of blood pumped out by each ventricle, यानी कि एक वेंट्रिकल के द्वारा, the amount of blood pumped out by each ventricle during one cardiac cycle। मतलब एक कार्डियक साइकिल के समय पर एक वेंट्रिकल के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप आउट किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। मतलब कि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स में खत्म हो रही है, तो हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out by each ventricle during 0.8 सेकेंड्स। यहां अपन ने क्या लिखा है, कार्डियक साइकिल, यहां क्या लिख दिया है, 0.8 सेकेंड में। तो एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल के द्वारा पंप आउट किया जाने वाला ब्लड और एक कार्डियक साइकिल में या 0.8 सेकेंड्स में वेंट्रिकल्स के द्वारा पंप आउट किया जाने वाला ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। वैल्यू क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम की, 70 ml। मतलब एक वेंट्रिकल एक बार में 70 ml ब्लड को बाहर निकालेगा। ठीक है, अब यहाँ एक वेंट्रिकल की बात करी गई है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आएगा स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स का स्ट्रोक वॉल्यूम, तब आप क्या बता दोगे, 70 प्लस 70 ml, ये कितना हो जाएगा, 140 ml। कितना हो जाएगा ये, 70 प्लस 70 ml दैट इज 140 ml स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ बोथ दी वेंट्रिकल्स। क्लियर है, चलिए अब एक टर्म और सीखते हैं अपन इसमें, दैट इज कार्डियक
आउटपुट। क्या सीख रहे हैं अपन इसमें? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज CO। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे? CO। डेफिनेशन देखिए इसकी, द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out by heart during 1 minute। 1 मिनट में हार्ट के द्वारा पंप आउट किया जाने वाला ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट हमने बोला 1 मिनट में कितना ब्लड जो है वो हार्ट से पंप आउट किया जा रहा है। एक बार में कितना किया जा रहा था? 70 ml, है ना। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा? कार्डियक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट पर मिनट। क्या जाएगा ये? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। कितना स्ट्रोक वॉल्यूम? 70 ml। हार्ट रेट कितनी होती है अपनी? 72 टू 75 टाइम्स पर मिनट, ये अपनी हार्ट रेट है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा? दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 5040 ml। कितना होगा ये? 5040 ml। 5 to 5.5 लीटर्स अप्रोक्सीमेट। कितना होगा? 5 to 5.5 लीटर्स। ठीक है, सो दिस इज कार्डियक साइकिल। आया हमें इतना समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दी बॉडी हैज एबिलिटी टू ऑल्टर दी stroke volume and thereby कार्डियक आउटपुट। हमारी बॉडी में क्षमता होती है कि हम स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकते हैं, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ऑल्टर हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट जो है उसको भी ऑल्टर कर सकते हैं। कैसे? बैठे बैठे हो जाएगी क्या? नहीं। व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर हम स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो पर्सन एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है हमसे। ठीक है, उसके हार्ट को हैबिट होनी चाहिए कि तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करके फटाफट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करें। तो अब अगर तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, तेजी से ब्लड को पंप करना है, तो उसके लिए कार्डियक आउटपुट तो ज्यादा होना चाहिए, ब्लड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन भी ज्यादा पहुंचना चाहिए। तो इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी ऑल्टर हो सकता है। तो हमारी बॉडी में जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनके थ्रू हम स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकते हैं। अगर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम ऑल्टर होगा तो कार्डियक आउटपुट जो है वो ऑल्टर हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो पहले आपको अल्ट्रेशन किस में लाना पड़ेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम में। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम में जिस प्रकार का ऑल्ट्रेशन आएगा, चेंज आएगा, उसी प्रकार का चेंज किस में आएगा? कार्डियक आउटपुट में आएगा। क्लियर है? ठीक। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्डियक आउटपुट of an athlete is more than the नॉर्मल पर्सन। ठीक है, एक एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा होता है, क्योंकि एथलीट की बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन कुछ और होती है, उसके बॉडी के सेल्स को ज्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसलिए उसका कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारे कार्डियक आउटपुट से डिफरेंट होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर हार्ट बीट कैसे निकाली है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हार्ट बीट हमने कैसे निकाली? यहाँ पर 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल्स रन हो रही है उससे हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ पर हार्ट बीट निकाल सकते हैं, हार्ट रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में एक बार हमारी हार्ट बीट जनरेट होगी, दैट इज लब एंड डब। क्लियर है? ठीक। तो अब 1 मिनट में कितने बार हमारा हार्ट जो है वो कार्डियक साइकिल परफॉर्म करता है? तो 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 72 टू 75 टाइम्स कार्डियक साइकिल परफॉर्म कर सकता है। और जब 72 टू 75 टाइम्स कार्डियक साइकिल परफॉर्म होंगी, मतलब हमें ये बात पता चल गया है कि हमारा हार्ट जो बीट करता है दैट इज ऑल्सो 72 टू 75 टाइम्स।
क्लियर है? देखें देखें, यहां बता देती हूं मैं। हार्ट बीट पर मिनट, दैट इज 72 to 75 टाइम्स। कार्डियक साइकिल कितने समय में होती है? 1 कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स में। ठीक है, तो x कार्डियक साइकिल होंगी 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। कितना हो गया 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। ठीक है, 60 इंटू 1 इज इक्वल्स टू x इंटू 0.8, तो 60 अपॉन 0.8 आ जाएगा यहाँ पर। 8 7 जार 56 और ये लगभग 72 टू 75 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाला यहाँ पर कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में हो रही है, तो कितनी कार्डियक साइकिल जो है वो 60 सेकंड्स में होंगी। तो 60 सेकंड्स के लिए अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया और कितनी होंगी 72 से 75 टाइम्स। तो 72 टू 75 टाइम्स कार्डियक साइकिल 1 मिनट में हो रही है, मतलब 72 टू 75 टाइम्स जो है वो ट्राइकस्पिड एंड सेलुलर वॉल क्लोज होंगे और उन्हीं की वजह से जनरेट हो रही है हमारी हार्ट बीट। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चलिए अब एक बार हम कार्डियक साइकिल जो है वो एनसीईआरटी से देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यस, हमने नोडल टिश्यूज भी नहीं देखे थे शायद, तो एक बार इसको भी हम पढ़ लेते हैं। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हमारा पूरा हार्ट जो है वो किसका बना हुआ है? कार्डियक मसल्स का। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। जो हमारे वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो एट्रिया के कंपैरिजन में ज्यादा थिक है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में बताया था। एट्रिया की दीवारें पतली होती है, वेंट्रिकल की मोटी होती है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में भी अंतर है। राइट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो पतली है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 टाइम्स मोर थिकर देन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। A specialized cardiac musculature called as nodal tissue is also distributed in the heart. कार्डियक मसल्स के कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो हैं वो हार्ट में अलग अलग प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उन टिश्यूज को या उन पैचेस को क्या बोला जाता है? दैट आर कॉल्ड एज द नोडल टिश्यूज। उसमें से एक पैच है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। कहाँ प्रेजेंट है वो? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, that is called as the SA node, sinoatrial node। मार्क करेंगे ये। अगला नोडल टिश्यू कौन सा है? that is AV node located in the left lower corner of the right atrium, right atrium के लेफ्ट लोअर कॉर्नर में। ठीक है, इस तरीके से बनाया था अपन ने इसे। ये हमने देख लिया था राइट अपर कॉर्नर, ये हमने कहा था लेफ्ट लोअर कॉर्नर। A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, continues from the AV node, which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum, immediately divide into right and left bundle of his। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने कैसे देखा था इसको, हमने बोला था कि बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एवी बंडल से अराइज हो रहा है बंडल ऑफ नोडल फाइबर, जिसे हमने नाम दिया एवी बंडल। एवी बंडल कंटिन्यू होता है और बनाता है यहाँ पर एक बंडल। ठीक है, एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवी नोड विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से पास हुआ, एंड एमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर की तरफ में आ गया है। जैसे ही ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर एमर्ज होता है, then it immediately divide into the two bundles, and these bundles are called as bundle of his। this is left bundle of his and this is right bundle of his। क्या बोला जाएगा इसको? bundle of his। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। these branches gives rise to the minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and called as Purkinje fiber। अब ये जो बंडल्स हैं इनसे अराइज होते हैं इस तरीके से छोटे छोटे से फाइबर्स, और इन फाइबर्स को क्या नाम दिया जाता है? सच फाइबर्स आर कॉल्ड एज पर्किंजे फाइबर्स। क्या नाम दिया जाएगा इनको?
such fibers are called as the Purkinje fibers. ठीक. Next important line. The nodal musculature has the ability to generate action potentials without any external stimuli that is auto excitable. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो नोडल मस्कुलेचर है, ठीक है, नोडल मस्कुलेचर मतलब चारों की बात हो रही है यहाँ पर. तो जो नोडल मस्कुलेचर है, चारों नोडल टिश्यूज जो है उनमें एबिलिटी है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से सिग्नल मिले बिना वो उस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं. मतलब वो कैसे हैं, ऑटो एक्साइटेबल है. हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. मतलब नोडल सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स पर जो नोडल टिश्यूज प्रेजेंट है सभी अपनी अपनी स्पीड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, पर सबके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की जो कैपेसिटी है या जो रेट है वो डिफरेंट है. मतलब द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट, एक मिनट में कितने नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोडल सिस्टम में, वो सबसे अलग है. वैरी एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम. आया हमको. नाउ ऐसे नोड कैन जनरेट. अब यहाँ सबकी बात बता दी कि सब अलग अलग तरीके से अलग अलग रेट से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं. ऐसे नोड के बारे में स्पेशली बताया जा रहा है क्योंकि ऐसे नोड क्या है, ऐसे नोड तो पेस मेकर है. ऐसे नोड जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट कर सकता है, दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग, एक तो इनिशिएट भी कर रहा है एंड मेंटेन भी कर रहा है द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. ठीक है. Therefore, it is called as the pacemaker. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute, average 72 beats per minute. ठीक है. तो ये ऐसे नोट क्या करवाता है, दिस इनिशिएट एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. इनिशिएट करेगा और फिर उसके बाद में मेंटेन करेगा. ठीक है. और हमारी हार्ट बीट 72 to 75 टाइम्स पर मिनट. ठीक. चलिए नेक्स्ट देखें, कार्डियक साइकिल. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो बच्चों, अगर आपको नोडल टिश्यू समझ में नहीं आया तो आपको कार्डियक साइकिल नहीं आएगी, और अगर आपको कार्डियक साइकिल अच्छे से नहीं आती है तो बच्चों आपका ईसीजी वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, वो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा और उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. तो जब भी अगर आप पढ़ें तो नोडल टिश्यूज पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में आप कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, और कार्डियक साइकिल से बिल्कुल रेलेवेंट है ईसीजी. तो जैसे ही आपको कार्डियक साइकिल की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ईसीजी तो आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा. ठीक है. चलो तो अपन पहले कार्डियक साइकिल पढ़ ले और फिर उसके बाद में अपन किस पर चलेंगे, ईसीजी पर चलेंगे. ठीक है. हाउ डज द हार्ट फंक्शन, पता है हमको, धक धक करके, है ना. लेट अस टेक ए लुक. टू बिगिन विथ ऑल द फोर चेंबर्स ऑफ हार्ट ऑल इन द रिलैक्स्ड स्टेट. अभी सारे फोर चेंबर्स कैसे हैं, रिलैक्स्ड स्टेट में है, दैट इज दे आर इन द जॉइंट डायस्टोल. अब यहां से हमको सिक्वेंशियल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्डियक साइकिल जो है वो स्टार्ट कौन से वाले फेज से होती है. ये कार्डियक साइकिल का सबसे पहला फेज कौन सा है, कार्डियक साइकिल का सबसे पहला फेज है जॉइंट डायस्टोल. वैसे तो बच्चों देखिए, क्योंकि साइकिल है तो अब साइकिल तो कहीं से भी चालू हो सकती है और कहीं पर भी खत्म हो सकती है. ठीक है. पर सिक्वेंशियल क्वेश्चन अगर आएगा आपको तो आप क्या बताओगे कि सबसे पहला फेज कौन सा होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है. ठीक है. जब हमारे हार्ट के चारों चेंबर जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में है. और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व कैसे है, ओपन है. मतलब ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स और वेना कैवा से फ्लो होकर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आ सकता है थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया. ठीक है. तो लेफ्ट और राइट एट्रिया से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, क्योंकि एट्रिया में किससे आया, राइट एट्रिया में वेना कैवा से आया है और लेफ्ट एट्रिया में पल्मोनरी वेन से आया है. ठीक. सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज. मतलब जॉइंट डायस्टोल में सेमिलुनर वॉल जो है वो क्लोज है. ठीक है. The SA node now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo simultaneous contraction, the atrial systole. This increases the flow of blood into the ventricles by about 30%. यहाँ हम गलती करते हैं. देखो, जॉइंट डायस्टोल हमने देख लिया, जॉइंट डायस्टोल यहाँ पर खत्म हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर खत्म हुआ है जॉइंट डायस्टोल, इसे मिटा दें हम. यस.
ठीक है, इस जगह पर आकर ज्वाइंट डायस्टोल हमारा खत्म हो गया, दिस इज ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, अब देखो यहां से क्या स्टार्ट हुआ है, एट्रियल सिस्टोल। द एसए नोड नाउ जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जो दोनों एट्रिया को स्टिमुलेट करेगा टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, जिससे दोनों एट्रिया में साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, द एट्रियल सिस्टोल, इसको क्या बोला जाएगा, एट्रियल सिस्टोल। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय 30%। इन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में 30% बढ़ गया। मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो 30% ब्लड जो है वो कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। तो सिर्फ 30% आया क्या, उसके पहले भी तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुले हुए थे ना, मतलब 70% पहले ही ज्वाइंट डायस्टोल में आ चुका है। अब एट्रियल सिस्टोल होने की वजह से कितना ब्लड आया है, एट्रियल सिस्टोल की वजह से 30% ब्लड जो है वो एट्रिया से कहाँ आया है, वेंट्रिकल्स में आया है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो वजह क्या थी रिमेनिंग 30% ब्लड के आने की, एट्रियल सिस्टोल, जो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, बाय द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बाय एसए नोड। Now, the action potential is conducted to the ventricular side by AV node and AV bundle. अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई है इसे हम एट्रिया से कहाँ लेकर जाएंगे, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में पहुंचाना है तो किससे पहुंचाओगे, एवी नोड और एवी बंडल से। फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, जहां से बंडल ऑफ इज उसे पूरे मस्कुलेचर में पहुंचा देंगे, परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचा देंगे। जैसे ही परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचेंगे तो वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, नाउ द एट्रिया अंडरगोस रिलैक्सेशन, एट्रिया ने बोला मेरा काम हो गया, रिमेनिंग 30% ब्लड मैंने भेज दिया है, मेरा काम तो जल्दी हो गया, अब मैं रिलैक्स करूंगा आराम से बैठकर। एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ इन द एट्रिया अंडरगोस रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.3 सेकेंड्स के लिए, तब एट्रिया क्या कर रहे हैं, उस समय पर रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, नाउ coinciding with the ventricular systole, so when ventricles are contracting, atrias are relaxing. Ventricular systole increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valve. ventricle जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करते हैं तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमने पढ़ा है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन होगा वॉल्यूम घटेगा जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है वो क्लोज हो जाएंगे ड्यू टू दी अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया, जिसकी वजह से बैकफ्लो हो सकता था तो उस वजह को हमने बंद कर दिया है कि बैकफ्लो नहीं हो, इसीलिए हमने वॉल्स को बंद कर दिया। As the ventricular pressure increases further, the semilunar valve guarding the pulmonary artery and the aorta are forced to open. जिस समय पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है वो बंद हुए तो अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम और कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो कहीं तो प्रेशर रिलीज करेंगे अपन। सेमिलुनर वॉल्व एट द सेम टाइम ओपन कर दिए सेमिलुनर वॉल्व को। सेमिलुनर वॉल जब यहाँ पर ओपन हो गए, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, तो अब ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, सर्कुलेटरी पाथवे में, राइट एट्रिया से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट एट्रिया से पहुंच जाएगा वो एओर्टा में। The ventricles now relax, ventricular diastole and ventricular pressure falls causing the closure of semilunar valves which prevent the backflow. अब जब वेंट्रिकल्स धीरे धीरे से रिलैक्स होना चालू होंगे, तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना चालू होंगे तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होने लग जाएगा। तो प्रेशर कम हो रहा है अगर तो ब्लड का बैकफ्लो हो जाएगा, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, सेमिलुनर वॉल्व को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ होगा क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स which will prevent the backflow of blood into the ventricles. As the ventricular pressure declines further, अब और अगर वेंट्रिकल का प्रेशर गिरने लगेगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन हो जाएंगे बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड। वेंट्रिकल और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, प्रेशर और ज्यादा गिर गया, तो यहाँ प्रेशर कम हो रहा है, पर ज्वाइंट डायस्टोल वाला फेज क्योंकि चालू हो गया है तो ब्लड जो है वो एट्रिया में अब आने लग जाएगा, तो एट्रिया में धीरे धीरे से ब्लड की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड की वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल दोनों खुल जाएंगे। ठीक है, और ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल खुलेंगे जिसकी वजह से ब्लड जो है वो वापस से कहाँ आ जाएगा, एक बार फ्रीली मूव होने लगेगा वेंट्रिकल्स में। ठीक,
The ventricles and the atria are now again in the relaxed state, joint diastole state. As earlier, now soon the SA node generates a new action potential. अब SA node फिर से action potential generate करेगा और ये सारे इवेंट्स जो हमने डिस्क्राइब किए हैं ये प्रोसेस रिपीटेडली कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस में होती जाएगी. क्लियर है? Such type of sequential events are called as the cardiac cycle. The sequential event in the heart which is cyclically repeated. Heart में होने वाले sequential event जो cyclically repeat हो रहे हैं, such sequential events is called as the cardiac cycle, consists of systole and diastole of both the atria and ventricle. जिसमें atria और ventricle दोनों का systole भी हो रहा है और diastole भी हो रहा है. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. that many cardiac cycle are performed per minute. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हार्ट बीट जो है या हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, मतलब हमारी 1 मिनट में 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल होगी. वो हमने आइडेंटिफाई भी करके देख लिया है. फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स. और इससे हमें पता चला कि एक कार्डियक साइकिल का समय क्या है, 0.8 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल. ठीक है. Now, during a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood, which is called as the stroke volume. each ventricle मतलब एक ventricle के द्वारा पंप आउट किया जाने वाला ब्लड कितना है बच्चों, 70 ml है. The stroke volume multiplied by heart rate. Stroke volume multiplied by heart rate. तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कार्डियक आउटपुट. तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute. एक मिनट में ब्लड का कितना वॉल्यूम जो है वो पंप आउट किया जा रहा है. ठीक है, the volume of blood pumped out by each ventricle per minute, it is an average about 5000 ml or 5 liters in a healthy individual. क्लियर है? ठीक, तो एक वेंट्रिकल के द्वारा कितना किया जा रहा था, 70 ml. और एक ही वेंट्रिकल के द्वारा कार्डियक आउटपुट कितनी हो जाएगी हमारी, वो कार्डियक आउटपुट भी होगी 5000, यानी कि 70 मल्टीप्लाइड बाय 72. द बॉडी हैज एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट. हमारी बॉडी में एबिलिटी है कि हम स्ट्रोक वॉल्यूम को भी बदल सकते हैं और हमारी हार्ट रेट जो है वो भी बदल सकती है, और इसी तरीके से हम कार्डियक आउटपुट जो है वो भी बदल सकते हैं. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of the ordinary man. हमारे जैसे जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनका स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दी एथलीट्स. अगर हमें हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है तो हमें भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज करना होगा. ठीक. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard. हर एक कार्डियक साइकिल में दो प्रोमिनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती है जिसे हम सुन सकते हैं. सुनने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेथोस्कोप, है ना. डॉक्टर्स का एक बहुत महंगा ऑर्नामेंट जिसको उन्हें कमाना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेथोस्कोप है उसकी हेल्प से हम हार्ट में जनरेट होने वाली दो साउंड्स को सुन सकते हैं. द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव, is associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valve, whereas the second heart sound is called as dub, is associated with the closure of semilunar valve. First heart sound due to the closure of tricuspid and bicuspid, second heart sound is due to the closure of semilunar valves. These sounds are of clinical diagnostic significance, और ये जो sounds हैं इनका एक बहुत बड़ा significance भी है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट विद द ECG. ECG. अब ECG होता क्या है, देखिए ECG एक प्रकार की टेक्निक है जिससे हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के बारे में पता करते हैं. अब कौन सी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, ठीक तरीके से कंडक्शन हो रहा है या नहीं, मसल्स हमारी ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है या नहीं, ठीक है, हमारे वॉल्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड को बाहर हार्ट से भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, किसी प्रकार का कोई वॉल्वुलर डिफेक्ट तो नहीं है, हमारा हार्ट पूरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें अपन किससे फाइंड आउट करते हैं, ECG से. ठीक, आपने कई बार
जब कुछ टीवी सीरियल्स देखे होंगे या मूवीज देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट है, दैट पेशेंट इज लाइंग ओवर द बेड और उसके चेस्ट वाले एरिया में हाथों पे बहुत सारे ऐसे कुछ चिप्स जैसे स्ट्रक्चर जो है वो लगे हुए, लीड्स लगी हुई है, एंड दैट लीड्स आर कनेक्टेड टू अ स्क्रीन, मॉनिटर से वो कनेक्टेड होती है और डॉक्टर जो है वो पेशेंट को डायग्नोज करते करते तो वो स्क्रीन पर भी देखते रहते हैं कि सारी चीजें सही चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। और उसमें कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई देते हैं कि हाँ कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन जो है वो हो रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये क्या दिखा रहा है हमें, दीज फ्लक्चुएशंस आर शोइंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट। मतलब हमारा हार्ट कई बार रिलैक्स कर रहा है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कई बार रिलैक्स कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को किससे नोटिस किया जाता है, दीज आर डायग्नोज्ड विद द हेल्प ऑफ ईसीजी। क्लियर है। फिर कभी कभार साउंड आता है उसमें से, जो पेशेंट कनेक्टेड है लीड से, मॉनिटर से, पीप 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 इस तरीके से साउंड आता है। तो मतलब जब तक ये पीप पीप साउंड आ रहा है एवरीथिंग इज नॉर्मल, एंड व्हेन दिस साउंड बिकम्स कंटिन्यूअस जस्ट लाइक पी, एक सिंगल लाइन अपीयर हो जाती है स्क्रीन पर। तो जो सिंगल लाइन अपीयर हो रही है स्क्रीन पर वो क्या शो कर रही है कि अब फ्लक्चुएशंस जो है वो बंद हो गए हैं। फ्लक्चुएशंस बंद हो गए मतलब हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो है वो बंद हो गई है, यानी कि दैट पेशेंट हैज बीन अंडरगॉन कार्डियक अरेस्ट, उसके हार्ट ने सडनली बीट करना बंद कर दिया है, उसका हार्ट स्विच ऑफ हो गया है, बंद हो गया है, एंड दैट पेशेंट हैज अंडरगोन डेथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन किससे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें अपन पता लगाते हैं किससे, ईसीजी से। ठीक, तो अब ईसीजी में फुल फॉर्म देखें अगर हम इसका, तो एक इसका फुल फॉर्म आता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ और दूसरी चीज आती है इसमें इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ये दो वर्ड्स बनते हैं इससे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, दिस इज द मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, मशीन। पर डाउट आया होगा हमें, मैडम वहां पे तो ग्राफ लिखा हुआ है, आप मशीन कैसे बता रहे हो? बेटा दैट इज अ मशीन, ठीक है। और वहीं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो रिपोर्ट आती है ना, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन हम यूज कर रहे हैं वो मशीन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो मशीन। क्लियर है इतना। अब ईसीजी का उपयोग क्या है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या देख रहे हैं अपन यहां पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट। हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो हमें किससे दिखाई देता है, वो हमें पता चलता है ईसीजी से। ठीक है, तो ईसीजी किस काम के लिए उपयोग की जाती है, टू नोट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट। और ये जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ऐसे लिख कर नहीं दिया जाता है, ग्राफ के थ्रू उसे प्रॉपर रिप्रेजेंट करके दिया जाता है, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर हुआ इतना बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या होता है कि फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑफ एनी पेशेंट, कोई भी पेशेंट है उसके हार्ट की अगर हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड विथ 3 लीड्स। उस पेशेंट को हम 3 लीड से कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा पेशेंट है, ठीक है, ये हो गया इसके हाथ, ये हो गया इसका थोरेक्स वाला पोर्शन और ये हो गया इसके पैर। ठीक, तो इस पेशेंट में हमें लीड्स कनेक्ट करनी है। ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, दिस इज राइट लेग एंड दिस इज लेफ्ट लेग। ठीक है, तो यहां पर इसकी राइट और लेफ्ट रिस्ट में हमने कनेक्ट कर दी है लीड्स,
और एक लीड हमने कनेक्ट की है इसके लेफ्ट वाले पैर में। कहां कनेक्ट करी है? इसके लेफ्ट वाले पैर में। अब यहां आप अगर नोटिस करेंगे तो ये इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये नेसेसरी है फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ अवर हार्ट। अगर हमें जनरल तरीके से ईसीजी फाइंड आउट करना है, नॉर्मल अगर हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बतानी है, तो हम इस तरीके से 3 लीड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। पर अगर हमें और ज्यादा डीपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के बारे में जानकारी चाहिए, थोड़ी अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव पर अगर अपन हार्ट की एक्टिविटीज को नोट करना चाहते हैं, तब हमें मल्टीपल लीड्स का यूज करना पड़ता है। दैट मल्टीपल लीड्स आर यूज्ड टू अटैच टू अवर चेस्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं दैट इज कनेक्टेड विद द 3 लीड्स, 3 लीड्स कौन सी होती है? वन विद द राइट रिस्ट, एक राइट रिस्ट में अटैच की जाती है, एक लेफ्ट रिस्ट में अटैच की जाती है, और एक लेफ्ट एंकल में अटैच की जाती है। कहां अटैच की जाती है? लेफ्ट एंकल में, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर फर्दर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अवर हार्ट, हमारे हार्ट की और अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, देन मल्टीपल लीड्स, बहुत सारी लीड्स जो है आर अटैच्ड टू दी चेस्ट एरिया, ठीक है। चेस्ट वाले एरिया पर मल्टीपल लीड्स जो है वो अटैच कर दी जाती है। क्लियर है? ठीक। अब ईसीजी में क्या होता है? वेव्स रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। ईसीजी इज represented in the form of waves। किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? वेव्स के फॉर्म में। और इन वेव्स को डिनोट किया जाता है फ्रॉम लेटर पी टू लेटर टी। कहां से कहां तक डिनोट किया जा रहा है? पी से लेकर टी तक हम इसको डिनोट कर सकते हैं। चलो एक बार ड्रॉ करके देखें हम इसे, है ना। देखो, ये बन गया हमारा एक ईसीजी, ठीक है। दिस इज द सिंगल ईसीजी। अब इस ईसीजी में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? पी वेव। दिस वेव इज द पी वेव। यहां पर दिस इज क्यू आर एस, ठीक है। तो ये यहां से लेकर यहां तक वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अपन ने बोल दिया दिस इज पी वेव। ये वाला जो पोर्शन है इसे हमने कह दिया दिस इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया हमने इसे? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और ये वाली जो वेव है इसे हमने क्या नाम दिया है? दिस इज कॉल्ड एज द टी वेव। तो यहां इसे हमने नाम दे दिया है दिस इज द टी वेव, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है अबाउट द ईसीजी, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। क्लियर? अब देखते हैं हम इसमें कौन सी चीज क्या शो कर रही है। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं अबाउट दी पी वेव, ठीक है। पी वेव क्या शो कर रही है यहां पर? पी वेव शोज दी इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन। क्या शो कर रही है ये? इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जिसे कहा जाता है एट्रियल सिस्टोल। क्या कहा जाएगा इसे? एट्रियल सिस्टोल। मतलब पी वेव shows the atrial systole of both atrias। दोनों एट्रियाज यहां पर एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुए, और दोनों एट्रियाज का कॉन्ट्रैक्शन किसके द्वारा शो किया जा रहा है? पी वेव के द्वारा। तो पी वेव क्या शो कर रही है? एट्रियल सिस्टोल, एंड दिस एट्रियल सिस्टोल इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। मतलब पहले एट्रियाज कैसे थे? पहले एट्रियाज की वॉल जो थी वो इस तरीके से पोलराइज्ड होगी, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव बाहर, नेगेटिव नेगेटिव अंदर। फिर उसके बाद जैसे ही ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया होगा, इंपल्स जनरेट करी, और इंपल्स जो है वो एट्रिया के सरफेस तक पहुंची। तो इंपल्स एट्रिया के सरफेस तक पहुंचने के बाद में जो पहले सरफेस पोलराइज्ड था, अब वो सरफेस कैसा हो जाएगा? डीपोलराइज्ड हो जाएगा। तो पी वेव ने क्या शो किया? इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एट्रियल सिस्टोल। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं किसके बारे में? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या देख रहे हैं अपन इसमें? क्यू आर एस
complex. QRS complex shows ventricular depolarization. क्या शो कर रहा है ये? Ventricular depolarization. And ventricular depolarization मतलब है contraction of ventricles. क्या शो कर रहा है ये? Contraction of ventricles. QRS complex is showing the contraction of ventricles, यानी कि ventricular systole, यहाँ पर ventricles जो है वो contract होंगे. क्लियर है? ठीक. Now contraction or systole of ventricles will start shortly after Q. Shortly after Q. ये हमारी एनसीईआरटी कहती है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है? शॉर्टली आफ्टर Q. मतलब इस Q पॉइंट के थोड़ी बाद में यहां पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है. तो जब Q पॉइंट के थोड़ी ही बाद में यहां कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द R. और अगर स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन R से रिप्रेजेंट हो रही है, तो जब वेंट्रिकल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है वो क्लोज होंगे. मतलब R वाला जो यहाँ पर पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें? ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट हार्ट साउंड. क्या रिप्रेजेंट करेगा ये हमें? फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज द लब. क्योंकि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है शॉर्टली आफ्टर Q. तो Q के थोड़ी देर के बाद में स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैक्सिमम R पर स्टार्ट हुआ होगा, मैक्सिमम R तक गया होगा वो. तो यही तो होगा जहां पर फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होगा. क्लियर है? ठीक है. तो हमने यहां देख लिया कि कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द Q. ये हमने समझ लिया. अब नेक्स्ट वाला जो यहाँ वेव आता है, दैट वेव इज कॉल्ड एज द टी वेव. टी वेव. टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? टी वेव रिप्रेजेंट्स द repolarization of ventricles. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? Repolarization of ventricles. That is return of ventricles. Ventricles जो है वो वापस आ रहे हैं. कहां से वापस आ रहे हैं? From its excited state to the normal state. Returning of ventricles from its excited state टू इट्स नॉर्मल स्टेट. अपनी एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में वापस आ रहे हैं. यानी कि एक्साइटेड स्टेट किसको बोलोगे आप? डीपोलराइज्ड स्टेट को. डीपोलराइज्ड स्टेट से नॉर्मल यानी कि क्या हो रहा है वहां पर? रीपोलराइजेशन. और इसी रीपोलराइजेशन को आप क्या बोल दोगे? दिस रीपोलराइजेशन इज कॉल्ड एज वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? वेंट्रिकुलर डायस्टोल. ठीक है. तो QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड टी वेव इज रिप्रेजेंटिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल. क्लियर है? ठीक. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये कहती है कि नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स गिवन इन अ पीरियड ऑफ टाइम. एक पीरियड ऑफ टाइम में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 30 सेकेंड्स में, कितना ही आपको अगर टाइम पीरियड दिया जाए, तो स्टैंडर्ड ईसीजी में हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर हमें टाइम पीरियड दिया जाता है तो उसमें नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो भी स्टैंडर्ड होते होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड्स का अगर आपको टाइम दिया जाए तो 60 सेकेंड्स में नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो आने चाहिए 72 to 75. दैट इज अवर हार्ट बीट. तो एक गिवन टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, दैट विल रिप्रेजेंट अवर हार्ट बीट. क्लियर है? ठीक है. तो एक पॉइंट और देख लेते हैं हम यहां पर. number of QRS complex in a given period of time will represent the number of heartbeat and heart rate. ये हार्ट बीट भी बताती है और हार्ट रेट भी बताती है. मतलब हार्ट बीट और हार्ट रेट में कुछ फर्क है क्या? यस, डेफिनेटली है. और ये फर्क मैं आपको बताऊंगी अब नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. गुड लक.